हेलो बच्चों, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आइए, हमने मटेरियल कॉस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं और मटेरियल कॉस्ट को जल्दी से खत्म करते हैं। आप लोग साथ हो? क्या आपने पहले के सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लिए? जरूर बताइएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एमटीपी नवंबर 21 सीरीज 1 क्वेश्चन है। द ईयरली प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट विच हैज अ स्टीडी मार्केट इज 40,000 यूनिट्स। ईयरली प्रोडक्शन बोला है भाई, प्रोडक्शन फिनिश गुड्स का होता है। फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन दे रखा है 40,000 यूनिट। ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट रिक्वायर 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। सर कोई झंझट ही नहीं है। ए आपका 40,000 हो गया, ए कितना हो गया? ए आ गया 40,000। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर 1,000 रुपीज है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20 है। लीड टाइम दे रखा है 36 डेज और सेफ्टी स्टॉक भी है आपके पास। ठीक है सर। कंपनी हैज बीन एबल टू नेगोशिएट द फॉलोइंग डिस्काउंट स्ट्रक्चर। क्या डिस्काउंट स्ट्रक्चर है? अगर आप ऑर्डर क्वांटिटी 6,000 तक रखते हो तो आपको टोटल कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है सर। अगर मैं 6,001 से लेकर के 8,000 तक रखता हूं तो मुझे टोटल में डिस्काउंट 4,000 का मिलेगा। फिर अगर मैं इसके बीच में रखूंगा टोटल डिस्काउंट इतना, टोटल डिस्काउंट इतना, टोटल डिस्काउंट इतना। आओ देखते हैं क्या बोला पहला। कैलकुलेट द रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब क्या होता है? आपको क्या निकालना है? रीऑर्डर लेवल निकालना है। अभी निकाल देंगे रीऑर्डर लेवल। ठीक है। कंसीडरिंग 30 डेज इन अ मंथ, कह रहा है अगर एक महीने में 30 दिन है, अगर एक महीने में 30 दिन है तो पूरे ईयर में कितने हो गए? 360 दिन। जल्दी से बताओ रीऑर्डर पॉइंट का मतलब क्या होता है? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होगा अगर आपको सेफ्टी स्टॉक दे रखा है तो? जल्दी से बताओ सर। सेफ्टी स्टॉक साथ में क्या लेते हो? एवरेज कितनी कंजम्पशन है और आगे एवरेज लीड टाइम, यही करते हो। देखो सबसे पहले आपको यही दिखा देता हूं। ये देखो सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है 1000, पूरे साल की रिक्वायरमेंट है 40,000। सर पूरे साल की रिक्वायरमेंट है 40,000 डिवाइड बाय पूरे साल में दिन 360। अभी बताया था एक महीने में 30, पूरे साल में 360 होंगे, है ना। और इसको मल्टीप्लाई कितने दिनों से करेंगे? 36 डेज से। क्यों? क्योंकि लीड टाइम कितना बेटा? 36 डेज। रीऑर्डर पॉइंट आ गया? हाँ सर आ गया। अगला देखो, prepare a statement showing total cost of procurement and storage of raw material after considering the discount of the company। कंपनी के डिस्काउंट को कंसीडर करते हुए बताओ, आपको ये बताना है टोटल कॉस्ट कितनी होगी। इलेक्टेड टू प्लेस 1, 2, 4 और 5 ऑर्डर इन अ ईयर। सर सबसे पहले ईओक्यू निकाल लें क्योंकि ईओक्यू के साथ आप करोगे, है ना। देखो नीचे ईओक्यू के लिए बोला भी है, पहले ईओक्यू आ जाएगा। कैसे आएगा आप बताओ? सर ए तो आपको दे ही रखा था 40,000, ओ सीधा दे रखा है, सी सीधा दे रखा है, ये ईओक्यू आ गया। ठीक है। अब आप ईओक्यू पे पहले टोटल कॉस्ट निकाल लो। ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट देखनी है ना भाई, मेन तो ऑर्डरिंग और कैरिंग ही है। आप बोलोगे सर यहाँ तो डिस्काउंट है, कोई बात नहीं ना, ऑर्डरिंग और कैरिंग निकाल के डिस्काउंट उसमें से माइनस करके दिखा देना। देखो आपने सबसे पहले निकाला नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ईओक्यू पे ऑर्डर आए 20, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। देखो ऑर्डरिंग और कैरिंग दोनों सेम आ रही है। कैसे आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू में 1000। एक बार में गोदाम में 20,000 आए, सॉरी 2,000 आए, अपॉन में 2 और आगे 20, ये भी सेम आ रहा है। तो ईओक्यू पे कॉस्ट आ रही है 40,000। अब उसने बोला था कि आप कितने कितने ऑर्डर रखोगे, वो देखो। ऑर्डर रखना है 1, 2, 4 और 5। ठीक है। अगर मैं पूरे साल में एक ऑर्डर रखता हूं, समझना, पूरे साल में एक ऑर्डर, 2, 4 और 5। अगर पूरे साल में एक ऑर्डर मतलब सारा 40,000 एक ही बार में मंगा रहे हो। 2 ऑर्डर मतलब 20,000, 4 ऑर्डर मतलब एक बार में 10,000, 5 ऑर्डर मतलब एक बार में 8,000। ठीक है। जितने ऑर्डर है ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही। एवरेज स्टॉक भी निकाल लो। एवरेज स्टॉक कैसे? जो ऑर्डर साइज है, जो ऑर्डर क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय 2 करके, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब ऑर्डरिंग हो गया और कैरिंग हो गया, दोनों को प्लस कर दो। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये कैरिंग कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। ठीक है। और आगे उस हिसाब से डिस्काउंट ले लो। सर डिस्काउंट कैसे? अगर मैं एक बार में 40,000 मंगा रहा हूं, ये देखो, अगर मैं एक बार में 40,000 मंगा रहा हूं तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 10,000 मंगा रहे हो तो ये वाला डिस्काउंट आएगा। 20,000 मंगा रहे हो, ये वाला डिस्काउंट आएगा, है ना। इस हिसाब से आगे जो है डिस्काउंट ले लो और ओसी और सीसी करके उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो। अब आप देखो आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, है ना। लेकिन ईओक्यू लेवल पर सबसे कम था। ये देखो ईओक्यू लेवल पर सिर्फ 40,000 है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये देखो क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में क्या बोला है, एक बार ध्यान से पढ़ना। लास्ट पार्ट क्लियर हुआ? देखो, स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर विच द कंपनी शुड प्लेस टू मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट को हमें कम से कम करना है, आफ्टर टेकिंग इनटू ईओक्यू आल्सो इनटू कंसीडरेशन। ठीक है। ईओक्यू को भी देख लिया। सर ईओक्यू में कॉस्ट आ रही है मेरी 40,000, नीचे सारे के सारे कॉस्ट निकाली तो इसमें कॉस्ट सारी ज्यादा आ रही है, तो मैं ईओक्यू लूंगा। और ईओक्यू पे बेटा जो ऑर्डर्स थे कितने थे? 20 ऑर्डर्स। खत्म। इजी है ना, है ना। जल्दी से बोलो हाँ सर इजी है ना। बिल्कुल तो इजी है, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चन में। ठीक है। आओ, ये वाला बेटा बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, ये आप खुद से एक बार करके देख लेना। बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, सिमिलर ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस ऑलरेडी करा हुआ है।
ठीक है, जिसमें है क्या, उसने बोला रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है, रेलेवेंट का मतलब ओसीओ सीसी होता है, ऑप्टिमल का मतलब ईओक्यू, सब कुछ क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन है। फिर वो आपको बोल रहा है कि अगर ऑर्डर की कॉस्ट में 800 रुपए कर दूं, बाकी सारा डाटा सेम है, तो डिफरेंशियल कॉस्ट निकाल दो। और फिर लास्ट में बोला है अगर आप 48 के 48,000 एक साथ ले लोगे तो प्राइस ये हो जाएगा, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर नहीं है, कुछ कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर होगा, वैसे वो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर कुछ नहीं है, तो क्या ऑर्डर एक्सेप्ट होगा, तो अपन कंपेयर करके देख लेंगे ईओक्यू लेवल पर और इस लेवल पर। ये देखो ऐसा हमने सेम क्वेश्चन करा हुआ था, यहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ नहीं आएगी, बाकी ये 72 और ये कैरिंग कॉस्ट आ गई, ईओक्यू लेवल पर इतनी इतनी कॉस्ट आ रही है, तो भाई मैं बोल दूंगा डिस्काउंट पे कॉस्ट कम पड़ रही है, तो बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है इसलिए डिस्कस नहीं करा आप लोगों के साथ, आप खुद से इसको डिस्कस कर सकते हैं। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल आरटीबी नवंबर 21 इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग है, तो सर ओपनिंग ले लो प्लस परचेज ले लो माइनस क्लोजिंग ले लो, क्या आएगा आप बताओ क्या आएगा, सर कंजम्पशन आएगा, जल्दी बोलो जल्दी मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, सर कंजम्पशन आएगा ना, हाँ सर ठीक है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, ऊपर कंजम्पशन नीचे एवरेज स्टॉक, दोनों रुपया में, ऊपर भी रुपया नीचे भी रुपया, क्या निकल कर आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, नंबर ऑफ डेज फॉर विच इन्वेंट्री इज हेल्ड, इन्वेंट्री कितने टाइम के लिए आप हेल्ड करके रख रहे हो, तो कुछ नहीं दे रखा तो 365 दिन मान लो और डिवाइड कर दो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करा, सर ऑलमोस्ट मेरी फैक्ट्री में 21.73 डेज या 22 डेज तक स्टॉक रहता है। ठीक है, लास्ट पार्ट थोड़ा सा अच्छा है जिस वजह से मैंने क्वेश्चन कराया, इंटरप्रेट द रेशियो, जो आपने रेशियो निकाला उसको इंटरप्रेट करो, उसे कंपेयर करो अगर इंडस्ट्री का इन्वेंट्री टर्नओवर रेट 10 है। सर अगर इंडस्ट्री का इन्वेंट्री टर्नओवर रेट 10 है, आप सोचो तो इंडस्ट्री का अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेट 10 है, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से आपकी फैक्ट्री में स्टॉक कितने दिनों के लिए रहना चाहिए, सर पूरे साल में 365 दिन, इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करोगे जो इंडस्ट्री का था, तो इसके हिसाब से स्टॉक रहना चाहिए 36.5 दिन, जबकि आपके पास तो स्टॉक कम दिन के लिए रह रहा है, मतलब आप तो और अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। सोचो इंडस्ट्री कह रही है मेरे हिसाब से भी हर एक की फैक्ट्री में दादा 36.5 दिन तो कम से कम रहेगा ही रहेगा स्टॉक। मैंने बोला अरे तुम्हारे यहाँ रहता होगा, हमारे यहाँ तो 22 दिन में स्टॉक निकल जाता है, मतलब हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना। ये देखो क्या लिखा है ना, आइटम ये हो रहा है द रेट इज बेटर देन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के रेट से हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, नवंबर 21 का जो क्वेश्चन आया था बिल्कुल सेम मई 18 जैसा क्वेश्चन था, फिर एमटीपी 22 बिल्कुल आरटीपी 22 जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी ये देखो ये एमटीपी आ गई आपकी, अगली एमटीपी आ गई और ये आरटीपी नीचे आई रखी है ना, तो कोई झंझट ही नहीं है। आओ क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन डाला। क्या बोला, Messrs SE Trader is a distributor of an electronic item. Periodic inventory of electronic item on hand is taken when the books are closed at the end of each quarter. Quarter, पौवा नहीं, दूसरा क्वार्टर, 3 महीने वाला क्वार्टर। ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th सितंबर। क्या क्या बोला, सर आपको सेल दे रखी है, सेल है, प्रॉफिट निकालने में काम में आएगा। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, यहां से इनको मल्टीप्लाई करो, ओपनिंग आ जाएगा, साथ में एडमिन एक्सपेंस दे रखे हैं, प्रॉफिट निकालते हुए एडमिन एक्सपेंस माइनस होते हैं, आपको भी पता है। परचेज के अंदर फ्रेट जुड़ा हुआ है, जुड़े रहने दो कोई बात नहीं, जो फ्रेट होता है कैरेज इनवर्ड होता है, वैसे भी तो आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में जोड़ते हो ना दादा, इवन अकाउंट्स में भी, ट्रेडिंग अकाउंट में आप कैरेज इनवर्ड दिखाते हो, तो यहाँ दिखाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, आपने परचेज करा 1 जुलाई को, दूसरा 30 सितंबर को, दोनों के रेट दे रखे हैं, क्लोजिंग बचा आपका इतना, इसका रेट नहीं दे रखा, नीचे बोला है आप वेटेड एवरेज मेथड लगाते हो। ठीक है, फिर फीफो भी लगाओ, फिर लीफो भी लगाओ, तीनों के हिसाब से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आपको बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। कैसे बताओगे, देखो क्लोजिंग स्टॉक बताना ना, अब देखो जैसे आईसीएआई ने करा, चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे आप सीधा सीधा निकाल लो, दोनों चलेंगे। ठीक है, आईसीआई क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, ओपनिंग स्टॉक लिया प्लस परचेज माइनस, अगर मैं क्लोजिंग करता हूं, अगर मैं माइनस क्लोजिंग करता हूं तो क्या यहां से कंजम्पशन आ जाता है, यहां से कंजम्पशन आ जाता है। तो आईसीएआई क्या कर रहा है, देखो ओपनिंग आपको दे रखा है, जो वैल्यू ओपनिंग की है वो सीधी सीधी डाल दो, परचेज आपको सीधा सीधा आ जाएगा, वैल्यू है, और मैं चाहूं तो मैं कंजम्पशन भी सीधा सीधा निकाल सकता हूं, इसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूं, कंजम्पशन की निकालूंगा तो ये क्लोजिंग मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। देखो करके दिखाता हूं कैसे। देखो आपने तीनों मेथड ले लिए, तीनों मेथड है, क्या तीनों में ओपनिंग स्टॉक सेम रहेगा, हाँ सर, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 600, सर कहां दे रखी है, जरा एक बार दिखाओगे बेटा, ये देखो ओपनिंग की वैल्यू दे रखी है, इवन परचेज की वैल्यू भी दे रखी है ना, तो कंजम्पशन हम अपने हिसाब से निकाल पाएंगे। ये देखो आपने जो दोनों परचेज थी, दोनों परचेज ले ली, हर मेथड में सेम आएगी,
अब कंजम्पशन ध्यान से देखना, क्योंकि अगर मैं ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन करूंगा तो क्लोजिंग आ जाएगा। या तो आप क्लोजिंग डायरेक्टली निकाल लो, नहीं तो इससे निकालो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन। अब देखो उन्होंने कंजम्पशन कैसे निकाली, थोड़ा ध्यान से समझना। टोटल कंजम्पशन कितनी हुई होगी सर, स्टॉक आया था इतना, टोटल कितना स्टॉक आया, 12.5 हो गए 25, 25 और 25 होगा 50, 50,000 का टोटल स्टॉक था ओपनिंग और परचेज मिला के। क्लोजिंग में बचा है 16, मतलब कंजम्पशन हुई है 34,000 की। ठीक है सर, अब 34,000 की कंजम्पशन दिखा दो। पहले वेटेड एवरेज से दिखाते हैं। वेटेड एवरेज से कैसे लोगे, ओपनिंग का अमाउंट, दोनों परचेज का अमाउंट, नीचे सारी क्वांटिटी, ये वेटेड आ गया। तो वेटेड आ गया तो वेटेड को मल्टीप्लाई कर दो 34,000 से, ये उसकी कंजम्पशन आ गई। ठीक है सर, अगली किसकी बोली है, फीफो। फीफो में क्या होता है, जो पहले आया पहले वो जाएगा। तो 34,000 यूज कैसे होंगे, पहले तो ओपनिंग वाले पूरे यूज हो जाएंगे, ओपनिंग के बाद जो भी बच गया वो परचेज में से यूज होगा, जो रिसेंट परचेज होगा, है ना। ये देखो सबसे पहले यहां से यूज हुआ, उसके बाद ये वाली परचेज जाएगी। फीफो ऐसा होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखो उसी के बेसिस पे कंजम्पशन की वैल्यू निकाल रखी है। अच्छा, लीफो में कैसे होगा, लास्ट वाले में से पहले जाएगा। तो 34,000 कैसे जाएंगे लीफो के हिसाब से बताऊं तो, सबसे पहले ये वाली पूरी परचेस, फिर ये वाली पूरी परचेस। देखो आपको रेट बताऊं, पहले 630 आ रहा होगा, फिर 573, ये देखो जी। ठीक है, आप ये कंजम्पशन निकालना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन करना, क्लोजिंग आ जाएगा। क्योंकि देखो बेटा ये इक्वेशन होती है ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कंजम्पशन। अगर मैं को क्लोजिंग यहां रख दूं तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन। ठीक है, उसी के अगले पार्ट में देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, कह रहा है प्रॉफिट लॉस बताओ। तो प्रॉफिट लॉस के लिए सेल्स आपको दे रखी थी, है ना, सेल्स आपके पास थी, ये भी तीनों मेथड से बताना। सेल थी, कंजम्पशन अभी आपने निकाली, इस वजह से आईसीआई ने पहले ही कंजम्पशन निकाल दी, वरना तो क्लोजिंग स्टॉक आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि ओपनिंग इतना है, परचेज इतना है, क्लोजिंग इतना बचा, कहां से बचेगा, वैसे भी निकाल सकते थे। पर प्रॉफिट वाले में कंजम्पशन काम में आ रही है, तो क्या करूं, ध्यान से सुनना। सेल्स, ध्यान से, आराम से, ठंडे दिमाग से, सेल्स कंजम्पशन निकाल लिया है। ये देखो दिखाता हूं कौन सी कंजम्पशन सर, ये देखो ये कंजम्पशन आपने निकाली है, ये माइनस कर दो, साथ में एक एडमिन एक्सपेंस और दे रखा था, वो माइनस करो, प्रॉफिट लॉस आ गया। सर मैं कहा हाँ बेटा हाँ बोलो। सर एक फ्रेट इनवर्ट दे रखा था, कुछ नहीं करना, गुमराह करो, गुमराह करने के लिए कर रखा है आपको, बाकी कुछ नहीं करना, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में फ्रेट या कैरेज इनवर्ट आपका जुड़ता ही जुड़ता है। ठीक है, ठीक है जी। आओ अगला, आरटीपी में 22 क्या बोला, पढ़ते हैं। स्काई एंड कंपनी एंड अनरजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी परचेज मटेरियल, आपने मटेरियल लिया है। ठीक है, आप अनरजिस्टर्ड हो, आप अनरजिस्टर्ड हो, जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। पहले बता रहा हूं, आप अनरजिस्टर्ड हो, जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। आगे साफ साफ लिख भी दिया, अगर वो लिख भी देता तो भी हम मानते नहीं मिलेगा। आपने भी जीएसटी पढ़ रखा है, अनरजिस्टर्ड को आईटीसी नहीं मिलता। ठीक है, ये एक 5,000 यूनिट का लॉट है, उसके लिए डाटा दे रखा है। सबसे पहले लिस्ट प्राइस है और ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, कैश माइनस नहीं होता, ट्रेड और क्वांटिटी माइनस होते हैं। तो सबसे पहले जो भी लिस्ट प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूंगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आएगा, अब इस पे जीएसटी लगेगा, ये जीएसटी लग गया। कैश डिस्काउंट छोड़ दो, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता। टोल टैक्स बिल्कुल आएगा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस बिल्कुल आएगा, डिमरेज, डिमरेज नहीं आता, कोई भी डिमरेज, डिटेंशन चार्जेस, पेनल्टी इनको नहीं लेते। कमीशन ब्रोकरेज बिल्कुल आएगा। अमाउंट डिपॉजिट फॉर रिटर्नेबल कस्टमर, आपने पहले 30,000 दिए, बाद में आपको 20,000 मिल गए, तो मैं सीधा बोलूं आपने दिए 30 और 20 आपको मिल गए, तो मतलब नेट में जो आपका खर्चा आया 10,000, ये 10,000 का खर्चा भी और आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या बोला है, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस कितने हैं, 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। क्या करूंगा, पहले सारे खर्चे जोड़ लो, आपने सारे खर्चे जोड़े, सारे खर्चे जोड़ के ये जो आ रहा है ये 98% को डिनोट कर रहा है, क्योंकि अभी 2% के और एक्सपेंस भी हैं। तो सारे खर्चों को जोड़ करके उसे 98 से डिवाइड करूंगा ताकि 100% पे पहुंच जाऊं। 98% से डिवाइड करोगे और 2% से मल्टीप्लाई करो, परसेंट लगाओ ना लगाओ चलेगा, सीधा 98 से डिवाइड करो, इंटू 2 करो, या ऐसे समझो सारी कॉस्ट ली, क्या सारी कॉस्ट 98% को डिनोट कर रहा है, हाँ सर, तो सारी कॉस्ट ली 98% से डिवाइड करा ताकि 100% पे आ जाओ, फिर मल्टीप्लाई 2% करा, अदर एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, 20% ऑफ मटेरियल शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन। तो जो आपकी 5,000 की क्वांटिटी है, जो 5,000 यूनिट या 5,000 किलो थे, उसमें से 20% माइनस कर देना, फिर जो क्वांटिटी आएगी उससे हम डिवाइड करेंगे पर यूनिट निकालने के लिए। पेमेंट टू द सप्लायर वाज मेड 21 डेज, कैश डिस्काउंट का कोई सीन ही नहीं है, तो कितने दिनों में पेमेंट करी, छोड़ो, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो हम क्या करते हैं, इग्नोर, वैसे ही इग्नोर करते हैं जैसे उसने आपको इग्नोर करा था ना, वैसे ही यहाँ कैश डिस्काउंट को इग्नोर करा जाता है। ठीक है जी, अच्छा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल परचेज बाय स्काई। कॉस्ट पर यूनिट बतानी थी, ये देखो मैं एक बार आपको चेक कराता हूँ। सबसे पहले क्वांटिटी 5,000 थी, है ना,
और ये देखो 2.5 लाख था। सबसे पहले आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा। अब जीएसटी इसी पे लगता है, इस वाले अमाउंट पे लगेगा, जो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट आता है जीएसटी उस पे लगेगा। ठीक है, 6% लगा, ये वैल्यू आई। इसके बाद टोल टैक्स लिया, फ्रेट लिया, कमीशन लिया। ठीक है, अब आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, हो सकता है यहाँ पर स्क्रीनशॉट जब मैं लगा रहा हूं वो मेरे से गलती हो गई हो। यहाँ पर इन्होंने कंटेनर नहीं लिया, लेकिन आप यहाँ पे कंटेनर लोगे, पता नहीं, हो सकता है इन्होंने लिया हो, मैंने स्क्रीनशॉट पे नहीं लिया। तो कंटेनर यहाँ 10,000 आएगा और ये टोटल मैच कर रहा है। आप चाहे तो अभी चेक कर लो, टोटल आपका अभी भी 294,000 ही आएगा। ठीक है, कंटेनर जोड़ने के बाद, कंटेनर जो था ना 30,000 आपने दिए, 20,000 मिल गए, तो 10,000 का खर्चा जोड़ने के बाद 294 आ रहा है। चेक कराऊं, ये देखो सर यहां तक खर्चा है 252। आओ एक बार चेक कर लेते ना, 252,000 प्लस 5,000 प्लस 17,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, देखो जोड़ने पे 294 बन रहा है, मतलब कंटेनर जोड़ना ही है वैसे भी। ठीक है, तो 294 जो कॉस्ट थी इसको 98 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई करा ताकि अदर एक्सपेंस भी मिल जाए, ये टोटल खर्चा हो गया। लेकिन सर क्वांटिटी में 20% का नॉर्मल लॉस था, ये देखो ये क्वांटिटी है, इसमें 20% का नॉर्मल लॉस है, माइनस करो बाकी की क्वांटिटी आ जाएगी, और 3 लाख को क्वांटिटी से डिवाइड करो, पर यूनिट आ जाएगा। ऐसा एक सेम क्वेश्चन और है स्कैनर का, ये नीचे नोट्स है, नोट्स लिख देना कि जीएसटी जो है वो आएगा ही आएगा आपका, और जीएसटी लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट पे लगता है, वो सब कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, डिमरेज नहीं आएगा, शॉर्टेज कहाँ जाता है वो सब। ठीक है आगे चले, आओ जी। ये जो मई 22 का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में करा हुआ है, एक बार मैं आपको भी बता देता हूँ। क्लास में करा है मतलब आपको जो मटेरियल की पहली वीडियो गई है उसमें भी करा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन ऊपर था। एक बार पढ़वा देता हूँ, देख लो, फालतू क्वेश्चन है, लिख दो फालतू, मई 22 फालतू क्वेश्चन, जो पेपर का क्वेश्चन है मैं बोल रहा हूँ फालतू है, देखो है ना। तो ऐसे ऐसे फालतू क्वेश्चन है बेटा, इग्नोर मारने हैं और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ए लिमिटेड अ टॉय कंपनी परचेजेस इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम एस लिमिटेड, 120 में लिया, परचेज प्राइस है 400 प्लस फ्रेट, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई है ना। इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट, देखो कैरिंग कॉस्ट कैसे दे रखी है, पहले बोला बेटा 0.25 kg पर मंथ, अगर 0.25 kg पर मंथ है तो ये क्या हो गया 0.25 इंटू 12, क्योंकि हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम लेनी होती है। इन एडिशन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस 15 kg पर एनम है, तो साथ में यहाँ पे प्लस 15 रुपए भी जुड़ेगी, जो 15 रुपए पर kg पर एनम है। ये पर एनम है, इसको मल्टीप्लाई 12 मत करना, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाय 12 करा क्योंकि वो मंथली थी, या नहीं करेंगे। एनुअल दे रखा है 60,000, लेकिन ये टॉयज की है, फिनिश गुड्स की है सर, फिनिश गुड्स की है 60,000। आगे देखो क्या लिखा है, 5 यूनिट ऑफ टॉय आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg। सुनना, 60,000 आपने टॉय बनाए हैं, ठीक है, और रॉ मटेरियल के 1 किलो से, रॉ मटेरियल के 1 किलो से 5 यूनिट ऑफ टॉय बनते हैं। तो रॉ मटेरियल के अगर टोटल में x किलो मान लूं, हर एक से 5 यूनिट ऑफ टॉय आएंगे, तो x कितना आ गया, x आ गया 12,000 किलो। तो भैया मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल मतलब एनुअल डिमांड आ गई इतनी, O और C पहले ही आ चुका था, EOQ आ जाएगा। हाउ फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल के, जितने भी डेज है 360 है, 360 को नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा हर दिन कितने दिनों में ऑर्डर हो रहा है। ये देखो फ्रीक्वेंसी इन्होंने निकाल भी रखी होगी, ये दिखाता हूँ, देखो 12 ऑर्डर आ रहे हैं, और आप ऐसे भी बोल सकते हो 365 दिन ले लो, या ऐसे बोल लो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने डिवाइड बाय 12 ऑर्डर, मतलब हर लगभग 1 महीने में ऑर्डर जा रहा है। ठीक है, देखो इन्होंने डेज में निकाला है 360 डेज मानते हुए, क्योंकि क्वेश्चन में 360 ऑलरेडी बोला हुआ है। फिर बोला टोटल ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट निकालो, फालतू क्वेश्चन है, आप आगे कर सकते हो। ठीक है, देखो बेटा जो फालतू क्वेश्चन है उस पर टाइम लगा करके क्या ही होगा, आप खुद सोचो, है ना। देखो हमारे 18-19 मिनट हुए, लेकिन हमने अच्छे से प्रोडक्टिवली काम करा ना। ठीक है, अपन नवंबर 22 पे आ गए, मैंने बोला था 25 तक कराऊंगा, जनवरी 25 सब कुछ होगा जब तक। आओ, और एक बात और बताता हूँ, अगर जनवरी 25 का करते करते मई 25 की आरटीपी एमटीपी जो आएगा सब कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आओ, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, पेरिशेबल गुड्स का क्वेश्चन। एक बात समझना, पहली बता रहा हूं सर, अगर कभी भी पेरिशेबल गुड्स आएंगे, बात समझना, पेरिशेबल गुड्स के केस में मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलता है, पहली बता रहा हूं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हम दो चीजों का लोअर लेते हैं, क्या, मैक्सिमम स्टॉक लेवल दो चीजों का लोअर। अगर पेरिशेबल गुड्स है, कौन से गुड्स हैं, जो जल्दी से सड़ जाते हैं, ठीक है, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी है, उस केस में पेरिशेबल गुड्स में मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलेगा, लोअर लोगे दो चीजों का। पहला फॉर्मूला जो आपने पहले से फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। याद है ना, यहाँ पहली प्रेफरेंस रीऑर्डर क्वांटिटी को दी जाती है। अगर रीऑर्डर क्वांटिटी और ईओक्यू सेम है तो ले लो, अगर अलग अलग है पहली प्रेफरेंस हमेशा रीऑर्डर को दी जाएगी। और क्या करते थे, माइनस मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम,
एक तो यही होता था। दूसरा क्या है, दूसरा आपको लेना है इसका शेल्फ लाइफ कितनी है, जितनी इसकी शेल्फ लाइफ है, मतलब मान लो 4 दिन 5 दिन जो भी है, और एवरेज कंजम्पशन पर डे से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब जितनी, जैसे 7 दिन की लाइफ है तो 7 दिन इनटू में 1 दिन की कंजम्पशन, ताकि 7 दिनों की कंजम्पशन आ जाए, या मैं सिंपल बोलूं शेल्फ लाइफ की कंजम्पशन, दोनों में से जो भी लोअर होगा मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना ही स्टॉक रखूंगा। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन पढ़ाता हूं क्या है। कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट ए बी यूजिंग 2 रॉ मटेरियल, एक मटेरियल ए ई है एक बी ई है, और ये आप 5:3 में यूज कर रहे हो। 5:3 का यूज है। सेल वॉल्यूम 50,000 किलो है, और इनपुट और आउटपुट का रेशियो 8:5 दिया है। 8:5 इनपुट आउटपुट रेशियो है, मतलब अगर आप 5 यूनिट फिनिश गुड चाहते हो, 5 यूनिट फिनिश गुड चाहते हो तो 8 किलो का रॉ मटेरियल डालना, ऐसे लिख देता हूँ। 5:8 है ना, तो रॉ मटेरियल 8 किलो का डलेगा अगर 5 यूनिट फिनिश गुड्स चाहता हूं तो। ठीक है। परचेज प्राइस 150 रुपए पर केजी है। ये रॉ मटेरियल ए ई का दे रखा है। देखो बी ई का कोई डाटा नहीं है, बी ई का कोई डाटा नहीं है, सारा डाटा ए ई का है। इवन अगर मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दिखाऊं, ये देखो आपसे दोनों चीजें ए ई की पूछी है, बी ई की नहीं पूछी, ए ई रॉ मटेरियल की चीजें पूछी है। ठीक है। रीऑर्डर पीरियड मतलब बाहर से सामान आने में 2 से 3 दिन लग रहे हैं, कैरिंग कॉस्ट 12% है। सर यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अब देखो यहां पर इन्होंने चीज डाली, ध्यान से देखना। मटेरियल ए इज पेरिशेबल इन नेचर, ऐसा ही क्वेश्चन बना करके देगा, हो सकता है सेम दे दे, पेरिशेबल है नेचर में, और अगर यूज नहीं करा तो 3.5 दिन में खराब हो जाएगा। सिर्फ 3.5 दिन है, 3.5 दिन में खराब हो जाता है। जैसे आप दूध लेकर आए हो, 3.5 दिन में खराब हो गया। ठीक है सर। ठीक है। अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो कंपनी को एडमिन कॉस्ट लगानी पड़ेगी इतनी, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। ठीक है सर। एट प्रेजेंट जो अभी हम मटेरियल ए ई ले रहे हैं वो 7,500 kg में ले रहे हैं, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाता है परचेज पे। ठीक है सर। मैं एट प्रेजेंट 7,500 किलो ए ई लेकर के आता हूं क्योंकि मेरे को डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। कंपनी महीने में 25 दिन काम करती है, प्रोडक्शन इवनली हो रही है। पहले बोला ईओक्यू। सर ईओक्यू के लिए क्या क्या चाहिए बताओ, एक ए एक ओ एक सी, सही बात है। अच्छा, क्या मेरे पास ए है, ठीक है, रॉ मटेरियल के लिए ए चाहिए, ओ चाहिए, सी चाहिए, और मटेरियल ए ई के हिसाब से है, तो यहां पर क्या चाहिए होगा, एनुअल रिक्वायरमेंट किसकी, मटेरियल ए ई की एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ये देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट सीधा दे रखी है 375, कैरिंग कॉस्ट है 12% किसका, 150 का, सही है। अच्छा एनुअल कहां से लाओगे, अब देखना सर मुझे सेल करनी थी कितनी, सेल करनी है 50,000 किलो। अगर सेल बेटा 50,000 किलो है मतलब टोटल रॉ मटेरियल लगेगा 80,000 किलो। टोटल रॉ मटेरियल 80,000, समझना, टोटल रॉ मटेरियल 80,000, जिसमें दो रॉ मटेरियल थे, एक ए ई और एक बी ई। कितना कितना, 5:3। 5:3 का मतलब ए ई कितना आएगा, 50,000। तो इसकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी हो गई बेटा, 50,000। तुम बताना इजी लग रहा है या नहीं लग रहा, मैं आपको बता रहा हूं पूरी संतुष्टि मिलेगी, अच्छे से समझ आएगा। समझना, फिनिश प्रोडक्ट था 50,000 किलो, मैंने टोटल रॉ मटेरियल निकाला 80,000 किलो इनपुट आउटपुट रेशियो से। अब 80,000 किलो में भी तो दो रॉ मटेरियल है, एक ए ई एक बी ई। बी ई चाहिए नहीं, धक्का दो, ए ई है 5, तो 5:3 था, तो 5/8 मतलब 50,000 आ गया, है ना। ये ए हो गया, ओ हो गया, सी हो गया, ई ओ क्यू आ जाएगा। देखो चेक कराता हूँ, ये देखो ए कितना आया, एनुअल डिमांड 50,000, है ना, और ये 50,000 एक महीने की है। यहाँ पर अभी रुक जाना, ये 50,000 आपकी एक महीने की है, ठीक है। सर आपको कैसे पता एक महीने की है, ये देखो उसने क्या लिखा है, ये जो सेल्स वॉल्यूम है ये मंथ ऑफ दिसंबर के लिए है, तो ये एक महीने की है, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, सही है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, आओ तो ये देखो ये एनुअल डिमांड हो गई, ओ था, सी था, नीचे 2, ये आ गया आपका ईओक्यू, ठीक है। दूसरा पार्ट पढ़ो, दूसरे पार्ट में क्या बोला उसने, कह रहा मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालो। मैंने आपको क्या बोला था बेटा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे आएगा, आप मुझे बताओ। मैक्सिमम स्टॉक लेवल यहीं करता हूँ, देखो मैंने बोले थे दो चीजों का लोअर देखना। पहला उसकी, यही कर देता हूं, पहला उसकी पेरिशेबल लाइफ, पेरिशेबल लाइफ है 3.5 दिन, और हर दिन की कंजम्पशन। हर दिन की कंजम्पशन कैसे लोगे सर, महीने की कंजम्पशन थी 50,000 किलो, ए ई रॉ मटेरियल की महीने की कंजम्पशन थी 50,000 किलो, डिवाइड कर दो 25 दिन से, क्योंकि महीने में थे 25 दिन, एक दिन की आ जाएगी, ये एक दिन की इंटू 3.5, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने ये नीचे करा हुआ भी है, दिखाता हूं आपको, ये देखो ये एक दिन की इंटू 3 दिन, इन्होंने 3 दिन नहीं, हमारे को तो दूसरा देखना 3.5, ये देखो ये एक दिन इंटू 3.5 दिन, ये आया 7,000, ठीक है। यहाँ तक सही है, एक दिन की निकाली इंटू 3.5। अच्छा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का दूसरा फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या होगा सर, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी और माइनस क्या करते हो, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम, सही है। देखो सारा डाटा अपने पास है। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल, तो देखो अपन रीऑर्डर लेवल निकाल सकते हैं क्या
देखो सारी चीजें बताता हूँ, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, सब कुछ है ना। देखो एक एक चीज आप डाल करके देखो, आपका क्वेश्चन पूरा सही बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन सही ना बने। सबसे पहले अभी हम मटेरियल कितना लेकर के आ रहे थे, 7,500 किलो, ठीक है। अभी मटेरियल कितना आ रहा था, 7,500 किलो। ये देखो ये क्या हो गया, रीऑर्डर क्वांटिटी, ये हो गया रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल कैसे निकाला अभी बताता हूँ। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम था 2 से 3 दिन, है ना, तो 3 दिन हो गया मैक्सिमम लीड टाइम। और मैक्सिमम कंजम्पशन के लिए क्या करोगे, कुछ डाटा ही नहीं है तो जो एवरेज है वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कंजम्पशन की। पूरे महीने में 50,000, महीने में 25 दिन, समझ आया, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल कितना आया रीऑर्डर लेवल कितना आया भाई मेरा, ये रहा 6,000। रीऑर्डर लेवल आया 6,000। रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में 7.5 दे रखा है। ईओक्यू मत लेना, रीऑर्डर क्वांटिटी लेना, क्योंकि हम अभी तो 7,500 किलो रीऑर्डर कर रहे हैं ना, माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम 2 दिन है, और मिनिमम कंजम्पशन में फिर वही करूंगा 50,000 बाय 25, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आ रही है 9,500, पेरिशेबल की तरफ से वैल्यू आ रही है 7,000, विच एवर इज लोअर, तो 7,000 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ हो तो प्लीज बताइएगा। अगला क्वेश्चन एक सेकंड रुकना, पानी ले लूं थोड़ा सा। ठीक है, चले आगे, आओ जी आगे देखते हैं, समझना। अगला क्या है, फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ रिसीट एंड इशू ऑफ मटेरियल ऑफ अ स्टोर इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये रिसीट है, इस दिन पर रिसीट कराओ, इस दिन पे इशू करा। तो देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे तो आप कर सकते हो, बट यहाँ लिखा है 1500 किलो 1 अप्रैल को ये था, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक इतना था, बाकी रिसीट और इशू दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने को क्वेश्चन करना है वेटेड एवरेज मेथड से। ये देखो लिखा है वेटेड एवरेज, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, बस एक चीज डाली गई। द स्टॉक वेरीफायर ऑफ द कंपनी रिपोर्टेड अ शॉर्टेज ऑफ 80 केजी। 31 मई को 80 केजी की शॉर्टेज है, और 60 किलो की शॉर्टेज है 20 जून को। सर डाटा कहां से चालू हो रहा है आपका, 1 अप्रैल से। ये देखो डाटा जा रहा है 1 अप्रैल से लेकर के लास्ट 21 जून तक, ठीक है। तो इसके बीच में 2 शॉर्टेज आ रही है। एक शॉर्टेज आ रही है मेरी 31 मई को, एक शॉर्टेज 31 मई को है, और दूसरी शॉर्टेज आपकी लास्ट में है 30 जून को। तो सर देखो लास्ट वाले में तो झंझट नहीं होता, क्योंकि आप नॉर्मल लॉस मानो एबनॉर्मल लॉस मानो, लेकिन अगर बीच में दो दो तो नहीं दिखा पाओगे ना, दोनों में से कोई एक दिखाना पड़ेगा। तो आईसीएआई ने इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस दिखाया, ठीक है। बस मैं आपको वो दिखा देता हूँ, देखो बाकी तो कोई झंझट नहीं है, वेटेड एवरेज आप पूरा खुद से कर सकते हो। ये देखो इसने यहाँ शॉर्टेज नॉर्मल लॉस दिखाई, इसीलिए रेट और अमाउंट में कुछ नहीं आया, क्योंकि जब भी नॉर्मल लॉस होता है सिर्फ क्वांटिटी में आता है, रेट अमाउंट में कुछ नहीं आता। फिर इसने दूसरी शॉर्टेज दिखाई फिर से, ठीक है, और कुछ नहीं दिखाया, ठीक है। आप बोलोगे सर ये लास्ट में कॉलम किसका बना रखा है, वेटेड एवरेज रेट का कॉलम बना रखा है। वेटेड एवरेज रेट का कॉलम कैसे है समझना, जैसे यहाँ तक 99,200 वैल्यू है, इतनी क्वांटिटी है, डिवाइड करा रेट आ गया। फिर इतनी वैल्यू इतनी क्वांटिटी डिवाइड करा रेट आ गया, क्योंकि उसी रेट पर अगला इशू होता है ना आपका, इसलिए, ठीक है। अच्छा सर क्या इस क्वेश्चन में हम नॉर्मल लॉस की जगह एबनॉर्मल लॉस भी मान सकते हैं? बेटा बिल्कुल मान सकते हो, बस नीचे नोट लिख करके आना कि हमने शॉर्टेज को एबनॉर्मल लॉस माना है। बात समझो, अगर शॉर्टेज पूरे क्वेश्चन के लास्ट वाले एलिमेंट पे है, बिल्कुल लास्ट वाली रो में है, तो दोनों दिखा दो, नॉर्मल भी दिखा दो एबनॉर्मल भी दिखा दो। बट अगर शॉर्टेज बीच में है तो मुझे कोई एक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से तो क्वेश्चन आगे चलेगा, ठीक है। तो कोई भी दिखा सकते हो, नीचे नोट डाल देना बस, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आरटीपी नवंबर 22, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या डाला, ठीक है। मैसर्स तनिष्का मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, उसने बोला कंजम्पशन ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। आप कंजम्पशन कर रहे हो, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन दे रखी है, वो है 210 किलो से 350 किलो। आगे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, पर वीक। ये हफ्ते की कंजम्पशन दे रखी है, हफ्ते की कंजम्पशन है 210 से 350 किलो, ठीक है। लेकिन प्रोक्योरमेंट टाइम जो है इस बार वो डेज में दे रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो प्रोक्योरमेंट टाइम डेज में है। सर जब तक हम जो भी फॉर्मूला पढ़ते हैं वेरियस स्टॉक लेवल में, आप जो भी फॉर्मूला पढ़ते हो उसमें होता है कि अगर लीड टाइम डेज में है तो कंजम्पशन भी पर डे होनी चाहिए। लीड टाइम या रीऑर्डर पीरियड हफ्ते में है तो कंजम्पशन भी हफ्ते में होनी चाहिए। लीड टाइम महीने में है तो कंजम्पशन भी महीने में होनी चाहिए। तो इसीलिए इसको पहले मैं चेंज करूंगा। लीड टाइम मेरा दिन में है, बिल्कुल ठीक, 5 से 9 दिन, मतलब मिनिमम 5 मैक्सिमम 9 एवरेज आ जाएगा जो आएगा, ठीक है।
तो इसको भी डेज में ले आओ। डेज में कैसे, ये हफ्ते पे है ना, तो 210 को 7 से डिवाइड कर दो, इतना मिनिमम कंजम्पशन, और 350 को 7 से डिवाइड कर दो, इतनी मैक्सिमम कंजम्पशन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज दिखाता हूं, ये देखो और एवरेज, ताकि आगे का फॉर्मूला सही लगेगा। ठीक है, परचेज प्राइस सीधा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट सीधी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट में लिखा है 1% पर मंथ, तो टोटल हो गई 12%, 12% और साथ में 2 रुपए और लेनी है, तो 12% लोगे आप परचेज प्राइस का, जो कि है 100 का, 12% 100 का हो गया 12, और साथ में 2 रुपए पर यूनिट, तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14। ये देखो दिखाता हूँ, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट 14 आई होगी, कैरिंग कॉस्ट 14। सर ए कहाँ से आएगा, तो आपने एवरेज कंजम्पशन निकाल ली ना, एवरेज कंजम्पशन एक दिन की 40 किलो आई है, अगर एक दिन की 40 किलो है, साल में 365 दिन है, यहाँ से क्या आ जाएगी मेरी ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, एवरेज कंजम्पशन इनटू, क्योंकि और कुछ डाटा ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब अगर ये सब आ जाएगा तो आप ईओक्यू बहुत आराम से निकाल सकते हो। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला वैसे ही नॉर्मल है, क्या होता है फॉर्मूला, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम, है ना। मैक्सिमम स्टॉक लेवल बहुत आसान, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ रीऑर्डर और ईओक्यू सेम है, देखो दिखा देता हूँ। ईओक्यू आया 646, देखो यही यूज करा होगा, ये देखो, है ना। तो रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम, सारा डाटा आपके पास है। ठीक है, आगे एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, सीधा लगाओ। नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करने हैं तो एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू कर दो, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो जो नॉर्मल चीजें हैं वहां तक कोई नहीं, इसका लास्ट पार्ट अच्छा है जिसके लिए मैं करा रहा हूं आपको। ठीक है, एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। ठीक है, आगे समझना, आगे क्या है। देखो जी, यहां तक सब कुछ ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे देखना, आगे क्या बोला है। इफ सप्लायर इज विलिंग टू ऑफर 1% डिस्काउंट, अगर आपको 1% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन परचेज ऑफ टोटल एनुअल क्वांटिटी इन 2 ऑर्डर, अगर 2 ऑर्डर में ले लोगे तो 1% का डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफर एक्सेप्टेबल है या नहीं ये बताना है। तो सर ठीक है, सारी कॉस्ट निकाल करके चेक कर लेंगे, ये देखो सारी कॉस्ट आप निकालोगे, कोई झंझट नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आपने टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल ली। ठीक है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, ये देखो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ईओक्यू, ये ईओक्यू पे कॉस्ट है, और 1% डिस्काउंट पे ऐसे होगा, कैसे 1% डिस्काउंट पे पहले तो परचेज प्राइस चेंज होगा, परचेज प्राइस चेंज हो गया तो ये देखो परचेज कॉस्ट चेंज हो गई। सही है, पूरे साल में 2 ऑर्डर, तो आपकी एवरेज क्वांटिटी चेंज हो गई, है ना। 7300 ये आ गया, तो एवरेज क्वांटिटी आ गई। कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में थी, और परसेंटेज होता है परचेज प्राइस का, जैसे 12% आया था ना हमारा, तो 12% करोगे 99 का, और साथ में 2 रुपए करोगे, ये देखो इन्होंने करा है, ये कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की 200 थी, 2 ऑर्डर की 400। अब आप इसको ईओक्यू से कंपेयर कर लो, ईओक्यू पे 14,69,000 कुछ आ रही है, यहाँ 14,96,000 है, तो नहीं भाई मैं डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सही है, यहाँ तक सही है। अगला पार्ट पढ़ना, लास्ट पार्ट और अच्छा है, कह रहा है अगर डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हो, वट शुड बी द काउंटर ऑफर विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, आप क्या काउंटर ऑफर दोगे। सर मैं काउंटर ऑफर दूंगा डिस्काउंट के केस में जब तक मेरी कॉस्ट एटलीस्ट ईओक्यू जितनी तो आए, क्योंकि मेरी ईओक्यू पे कॉस्ट कम है। भाई मेरे को ईओक्यू तक तो अपनी कॉस्ट को लेकर आना ना। अब देखो ईओक्यू तक कॉस्ट को कैसे लेकर आओगे, इसने जो कर रखा है मैं नहीं देख रहा, मैं आपको अपना बताता हूँ, ध्यान से देखना। मैं आपको कह रहा हूँ डिस्काउंटेड प्राइस को एक्स मान लो, आपका डिस्काउंटेड प्राइस एक्स है, सारी कॉस्ट निकालते हैं। देखो सबसे पहले बताओ परचेज कॉस्ट कितनी होगी, सर 14,600 किलो मंगाना है इंटू एक्स, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस को ही मैंने एक्स माना है, मैंने डिस्काउंट को एक्स नहीं, डिस्काउंटेड प्राइस जो है उसे एक्स माना है। पीसी ओसी, ओसी कितना होगा, सप्लायर ने बोला था 2 ऑर्डर में काम करना, तो 2 ऑर्डर के हिसाब से ओसी तो अभी भी 400 आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी ध्यान से देखना। सबसे पहले सर 7300 अपॉन में 2 एवरेज क्वांटिटी, सीसी कितनी होगी 12% थी, तो 12% ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस प्लस 2। सही है, हाँ सर सही है। आप ये सारा पीसी ओसी सीसी सब जोड़ोगे ना, ये आएगा 7700 प्लस 15038x, ये मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, ये कैलकुलेशन आएगी।
अब ये कॉस्ट मुझे ईओक्यू तक चाहिए, तभी मैं मानूंगा ना कि हाँ भाई डिस्काउंट में लेने को तैयार हूं, कि ईओक्यू से कम ना हो लेकिन उसके जितनी तो आ जाए। जैसे अभी तो 14,96,000 आ रही है भाई, 1469 तक तो है। तो इस कॉस्ट को मैं इक्वेट कर दूंगा ईओक्यू की कॉस्ट से। ईओक्यू की कॉस्ट थी 1469,122। आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके x आएगा 97.1819। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, x आएगा 97.1819। अगर डिस्काउंटेड प्राइस इतना है, पहले का प्राइस 100 था, डिस्काउंटेड प्राइस ये है, माइनस करो, डिस्काउंट की परसेंटेज आ जाएगी। डिस्काउंट आया 2.82, तो डिस्काउंट की परसेंटेज कैसे आएगी, 2.82 अपॉन में पहले वाला ओरिजिनल वाला सेलिंग प्राइस जो कि 100 था, इनटू में 100, तो परसेंटेज आ गई 2.82%। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चला जा सकता है यहाँ से। हाँ सर बिल्कुल, यहाँ से आगे चला जा सकता है। ठीक है। नवंबर 22 क्वेश्चन देखना। MM लिमिटेड यूजेस 7,500 वॉल्व पर मंथ। एक महीने में इतने यूज कर रहे हो तो 12 महीनों के हिसाब से देख लेना जो आप परचेज कर रहे हो इतने रुपए पे। कैरिंग कॉस्ट है 20%, कोई दिक्कत नहीं है, और ऑर्डर की कॉस्ट 15। इट टेक पीरियड ऑफ 1.5 मंथ टू रिसीव, और सेफ्टी स्टॉक भी दे रखा है। ठीक है। ईओक्यू निकालना और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर में पंगा नहीं है, क्योंकि ईओक्यू के लिए ए है आपके पास 7500 इंटू 12, ये देखो है ना, और ओ और सीसी सब कुछ नॉर्मल है। ओ है, सीसी के लिए 1.5 रुपए का लोगे, परसेंटेज आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर भी आ जाएगा। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है रीऑर्डर लेवल, और रीऑर्डर लेवल के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा सेफ्टी स्टॉक, है ना। सेफ्टी स्टॉक ये ना बस मेरे पास, ये और कुछ भी है। ठीक है, तो सेफ्टी स्टॉक और आगे क्या आता है, एवरेज कंजम्पशन, है ना। तो ये देखो आपको दिखाता हूँ, आपने पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर ले लिया, 360 दिन मानते हुए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर हो गया। ठीक है। अच्छा, रीऑर्डर लेवल का कैसे लगाऊंगा, सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला है, तो सेफ्टी स्टॉक साथ में ये होता है ना, सेफ्टी स्टॉक साथ में एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन का मतलब एवरेज कंजम्पशन एक दिन की इनटू में एवरेज लीड टाइम। देखो वही करा हुआ है, सेफ्टी स्टॉक लिया 3200, एवरेज लीड टाइम भैया, क्योंकि लीड टाइम ही एक दे रखा है तो वही होगा 1.5 महीना, और हर महीने की कंजम्पशन थी 7500। देखो यहाँ लिख के दिखाऊं ऊपर, सेफ्टी स्टॉक कितना आप बताओ, सेफ्टी स्टॉक था मेरा 3200, आगे होता है एवरेज लीड टाइम। लीड टाइम ही है क्या, तो वही मिनिमम, वही एवरेज, वही मैक्सिमम। ठीक है। इन्होंने मैक्सिमम गलत दिखा, लिखना एवरेज चाहिए था इनको, तो 1.5 महीना और इनटू में एक, क्योंकि ये 1.5 महीना महीनों में है तो महीने के हिसाब से कंजम्पशन लोगे, वो है 7,500। ये रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। फिर आगे बोला उसने ईओक्यू, अगर वॉल्व की कॉस्ट चेंज हो जाए, अगर वॉल्व की कॉस्ट चेंज होगी तो सीसी चेंज होगा, ईओक्यू निकाल देना। ठीक है। अब देखो भाई साहब 23 में तो कुछ नया नहीं आया, सारा कुछ पुराना पूछा था इन्होंने, बस 23 का जो पेपर का क्वेश्चन दिया, देखो ऐसे मजे ले गया 23 के अटेम्प्ट में। पहले सब कुछ आरटीपी एमटीपी में दिया पुराना, और यहाँ पर बना दिया एकदम ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो एकदम ही बढ़िया नहीं है मतलब, लेकिन नॉर्मल अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ए लिमिटेड जो है हैज फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है। फॉर द मंथ फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 अप्रैल, क्या क्या रहता है, जनवरी है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज दे रखे हैं, और प्रोडक्शन कितनी हो रही है। प्रोडक्शन का मतलब फिनिश गुड्स होता है, हर वर्किंग डे पे कितनी फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है, इतनी इतनी। ठीक है सर। आगे पढ़ना क्या लिखा है, रॉ मटेरियल परचेज परसेंटेज बाय वेट टू टोटल ऑफ 4 मंथ। कह रहा है जो भी टोटल आएगा 4 महीने का, उसको आप परचेज कैसे कैसे कर रहे हो, इतना इतना परचेज कर रहे हो। यहाँ पे 21%, यहाँ 26, यहाँ 30, यहाँ 23, टोटल मिला के 100% आप परचेज कर रहे हो। पूरे 4 महीनों की जो रिक्वायरमेंट है उसका 21% आपने जनवरी में लिया, 26% फरवरी में, ऐसे। परचेज प्राइस 1 किलो का दे रखा है। एक प्रोडक्ट को बनाने में 4 किलो लगता है सामान। ठीक है सर। ओपनिंग दे दिया, ओपनिंग की कॉस्ट भी दे दी टोटल, और क्लोजिंग भी बता दिया। ठीक है। सारी की सारी जो परचेज है वो महीने के स्टार्ट में है। ठीक है सर। सबसे पहले बोला बताओ रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कितनी आएगी हर मंथ में और टोटल में। देखो बहुत आसान है, कैसे करोगे, वर्किंग डेज ले लो, जितने जितने वर्किंग डेज है इनको मल्टीप्लाई कर दो, हर दिन में कितनी प्रोडक्शन हुई। अगर हर दिन में इतनी इतनी प्रोडक्शन हुई है आपकी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो पहले निकल कर आया बेटा प्रोडक्शन फिनिश गुड्स का, ये आया फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन। अब हर फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में 4 किलो रॉ मटेरियल लग रहा था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 किलो रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल आ गया। तो रॉ मटेरियल मुझे टोटल इतना चाहिए 21,720, ये क्या है मेरी कंजम्पशन है। सही है। अच्छा, अगर कंजम्पशन ये आई है तो परचेज निकाल सकते हो। परचेज कैसे आती है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कंजम्पशन। अब मेरे पास कंजम्पशन है केजी में, कंजम्पशन है केजी में, ओपनिंग भी है है ना, और क्लोजिंग भी है, तो परचेज आ जाएगी। परचेज कितनी, ठीक है। परचेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। देखो कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेज। ठीक है। अब जो रॉ मटेरियल परचेज है
आपने इसका 21% मंगाया जनवरी में, इसका 26% मंगाया फरवरी में, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, ये क्वांटिटी आ गई, आगे प्राइस दे रखा था, ये वैल्यू आ गई, खत्म हो गया। उसने बोला था अगले पार्ट में यही कि मंथ वाइज बता दो क्वांटिटी और वैल्यू आपने कितना कितना खरीदा है। लास्ट में स्टोर लेजर बनाना है फीफो के हिसाब से। अब फीफो के हिसाब से स्टोर लेजर बहुत आराम से बनेगा। कैसे बनेगा समझना, ये देखो जनवरी में कंजम्पशन इतनी हुई है और परचेज इतनी हुई है, ध्यान रखना। वैसे ही फरवरी का अलग, सबका अलग। और सबसे स्टार्टिंग में ओपनिंग है, देखो दिखाता हूं। सबसे पहले ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग के बाद क्योंकि महीने के स्टार्टिंग में परचेस करिए, क्वेश्चन में लिखा है, सबसे पहले मैंने जनवरी की परचेस करी और परचेस करके ये ऐसे लिख दिया, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन जो करना है वो फीफो से करना है ना, तो ऐसे लिख दिया। अब फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। देखो जनवरी में कंजम्पशन कितनी है, जनवरी में कंजम्पशन है 5000 की, तो 5000 कहां से करोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहां से जाएगा, ये देखो यहां से जाएगा इस रेट पे, बाकी का बैलेंस यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर अगला परचेस करा, तीनों का बैलेंस यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद कंजम्पशन करी, तो अगली बार जो फरवरी की कंजम्पशन है वो है 5280। वो 5280 कैसे गई होगी समझना, पहले ये 1020 पूरा, फिर बाकी का यहाँ से, है ना। बस इस पैटर्न पे आपको आगे का क्वेश्चन चलाना है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है जी। बताओ कॉन्फिडेंस आ रहा है या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, अच्छे से समझ आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको खुशी हो रही है कि अरे सर मजा ही आ गया, बहुत मजेदार क्वेश्चन हो रहे हैं। बोला था ना सारे क्वेश्चन करा के जाएगा, तो सब करा के जाएगा। आओ देखो, एमटीपी नवंबर 23। तो क्या बोला है, पी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट बी, इट यूजेस एनुअली 60,000 यूनिट ऑफ मटेरियल रेक्स। रेक्स उसका वो होगा, रॉ मटेरियल होगा, 60,000 यूनिट है। ए मिल गया आपको, ए है 60,000, ठीक है। ओ है 800 और सी भी सीधा दे रखा है। रीऑर्डर पीरियड है 10 दिन का, सेफ्टी स्टॉक है 600। अभी करा हमने ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ईओक्यू नॉर्मल है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बताओ। सेफ्टी स्टॉक साथ में एवरेज लीड टाइम, एवरेज कंजम्पशन, ठीक है। तो सेफ्टी स्टॉक है 600, एवरेज लीड टाइम कितना है 10 दिन, एवरेज कंजम्पशन कितनी आएगी सर, पूरे साल की 60,000 है, डिवाइड बाय 300 दिन, क्योंकि 300 बोला हुआ है, ठीक है जी। इस बेसिस पर आप कर लोगे रीऑर्डर लेवल, ठीक है। तो ये देखो आपने रीऑर्डर लेवल निकाला, 2600 आया। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल इसका मत देखना, ये तो पागल है, कुछ भी लगाता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का आप अपना फॉर्मूला लगाओ, देखो आपका आंसर मैच होगा। जो भाई ने आंसर लिखा है ना आईसीआई वाले भाई ने, देखो वो मैच करेगा। 8600 कैसे आएगा समझना। मैक्सिमम का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। रीऑर्डर लेवल अभी आपने निकाला, ये आया 2600, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू यानी 8000, फिर मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम। तो लीड टाइम तो एक ही है 10 दिन, और मिनिमम कंजम्पशन भी वही लूंगा एवरेज वाली, क्योंकि अलग से कुछ दे ही नहीं रखी। तो एवरेज वाली कितनी आएगी, 60,000 यूनिट पूरे साल के, डिवाइडेड बाय 300 दिन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10 2000। तो 2600 प्लस 8000 माइनस 2000, तो 8600। मैच करेगा, लेकिन ऐसे मैच करना। एवरेज के दो फॉर्मूले होते हैं आपको पता है, मिनिमम स्टॉक प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी बाय 2, है ना। और दूसरा फॉर्मूला होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2। जैसे मर्जी कर लो, दोनों से आंसर निकाल सकते हो। अगर मिनिमम प्लस मैक्सिमम करोगे तो मिनिमम नीचे निकाल लेना, ठीक है जी। खत्म हो गया। अगला नवंबर 23, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन जनवरी 25 में रिपीट हुआ, चाहे तो आप क्वेश्चन पेपर खोल के देख लेना। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है बहुत बढ़िया। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, सर हम आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बेटा ट्रस्ट करके देख लो पूरा, एक बार करके देखो। मई 25 फोड़ेंगे इस बार कॉस्टिंग में, ठीक है। देखो जी अगला क्वेश्चन। रीऑर्डर लेवल दे रखा है, ईओक्यू दे रखा है, ठीक है। मिनिमम लेवल भी दे रखा है, मैक्सिमम लेवल भी दे रखा है। एवरेज लीड टाइम 6 दिन, और मिनिमम और मैक्सिमम लीड टाइम का डिफरेंस 4 दिन। तो ऐसे मान लो मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है वो 4 दिन है, ठीक है। और मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 करोगे तो एवरेज आएगा 6। यहां से मैक्सिमम प्लस मिनिमम इक्वल टू आया 12। एक इक्वेशन बनी मैक्सिमम प्लस मिनिमम 12, एक है मैक्सिमम माइनस मिनिमम इक्वल टू 4। दोनों को सॉल्व कर दो तो मिनिमम और मैक्सिमम लीड टाइम आपको मिल जाएंगे। ये लीड टाइम आपको मिल गए 4 दिन और 8 दिन जो आया, ठीक है। ये आ गया। आगे का क्वेश्चन आसान है क्योंकि रीऑर्डर लेवल दे रखा है। रीऑर्डर लेवल है मेरे पास, है ना। और रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लीड टाइम और मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम लीड टाइम है, मैक्सिमम कंजम्पशन यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमम कंजम्पशन आ गई। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, मैक्सिमम स्टॉक लेवल मुझे दे रखा है, फॉर्मूला होता है रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि ईओक्यू माइनस मिनिमम लीड टाइम, आगे मिनिमम कंजम्पशन। सॉल्व करो, मिनिमम कंजम्पशन आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन जनवरी 25 में आया हुआ है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर हो रहा है यहां तक सब कुछ? जल्दी से बताइएगा, मजेदार है ना।
अगला बिल्कुल निहायत ही फालतू क्वेश्चन, एकदम फालतू क्वेश्चन, अभी सेम ऐसा क्वेश्चन करा है। देखो, परचेज प्राइस दे रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है, कैरिंग कॉस्ट 6% है, कोई दिक्कत नहीं है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम ए भी दे दिया, और लीड टाइम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सब दे दिया। नीचे बोला है मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर डे इज 200 केजी मोर देन एवरेज कंजम्पशन। ठीक है, तो पहले एवरेज कंजम्पशन निकाल लें। अब आप एवरेज कंजम्पशन कैसे निकालोगे, देखो उसने बोला साल में 360 दिन, तो 194 400 को 360 से डिवाइड करूं 194 400 को करेंगे, हाँ क्यों यहाँ इसने यूनिट लिखा ना इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, है वो किलो ही है ना। तो देखो 194 400 को इसने 360 से डिवाइड करा, ये एवरेज आएगा, एवरेज में 200 जोड़ोगे मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ईओक्यू रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम लेवल सब आ जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं है कि जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो। ठीक है अब इसके बाद देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अभी आपने करा है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करा था अभी आपने, है ना। मैंने बोला था अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, क्रेडिट नहीं मिलेगा, कैश डिस्काउंट नहीं लोगे, लिस्ट प्राइस माइनस करके जीएसटी लगाओगे, है ना। ये देखो टोल टैक्स फ्रेट डिमरेज नहीं लोगे, कमीशन लोगे, कंटेनर के लिए दिए 30 वापसी 26 में लगा 4000 का खर्चा आ गया, अदर एक्सपेंस 2% है, तो टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय 98 इंटू 2, है ना, 5% शॉर्टेज है, इसका कोई काम नहीं है कि आपने 21 दिन में पेमेंट करी, डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, सेम फ्लेवर क्वेश्चन है, हम काय को करें। अब आगे अगेन थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन बाद में सारे एक साथ लूंगा, एक बार आप पढ़ के देखना चाहो पढ़ के देख लेना। बस उसने ये बोला है कि स्लो और नॉन मूविंग आइटम को डिटेक्ट कैसे करोगे और क्या क्या स्टेप्स लोगे, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और नंबर ऑफ डेज की इन्वेंट्री हैंडल कैसे हो रही है वहां से पता चलता है, उन्हें करेक्ट करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह करनी पड़ेगी और वो सब चीजें लिखी होंगी, है ना। तो फालतू क्वेश्चन है इसलिए मैं इसके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दूंगा अभी। आओ मई 24 के पेपर का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमने पहले भी करा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्यों करा रहा हूं एक बार बताता हूं, पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। टेस्को साइकिल लिमिटेड यूजेस अबाउट 3,60,000 साइकिल लॉक्स पर एनम, 3,60,000 साइकिल लॉक आप यूज करते हो, यूसेज इज फेयरली कांस्टेंट 30,000 पर मंथ, कोई बात नहीं सर 30,000 पर मंथ तो 12 महीनों के हिसाब से 360 हो गई, 240 रुपए की आ रही है, कैरिंग कॉस्ट 10% है और ऑर्डर कॉस्ट 1200 है, इट टेक 45 डेज, लीड टाइम 45 डेज दे रखा है, और सेफ्टी स्टॉक भी है 6500 का, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरे साल में 360 दिन मानने हैं। सर ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, 2AO/C खत्म, EOQ हो गया, रीऑर्डर लेवल का वही फॉर्मूला, सेफ्टी स्टॉक साथ में लीड टाइम 45 डेज, इनटू में कंजम्पशन लोगे, कंजम्पशन है 360 अपॉन में 360 लास्ट में क्या बोला है, कंपनी क्वांटिटी डिस्काउंट दे रही है 2% का, अगर आप ऑर्डर साइज 30,000 यूनिट रख लो जैसे EOQ तो 6,000 आया ना, कह रहा अगर आप एक बार में 30,000 मंगाओगे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर अगर 12 होंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, और डिस्काउंट देंगे तो भैया सीसी वगैरह चेंज होगा इस हिसाब से, उस हिसाब से आप कंपेयर करके देख लेना। तो ये आ रहा है आपका EOQ पे, ये आ रहा है डिस्काउंट के केस में, तो डिस्काउंट का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है जी, ये देखो इतनी बार क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हुए यहाँ पर मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूंगा, कहीं बच्चों को ऐसा ना लगे कि कुछ छूट गया है। ये देखो ये सेम क्वेश्चन था, लेकिन MTP सितंबर 24 में ये क्वेश्चन MCQ के साथ मैं कवर करूंगा, हर चैप्टर के पहले पूरा कंपाइलर होने दो, फिर MCQ के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, MCQ के साथ ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, भरोसा रखो, सब करा के जाऊंगा। ठीक है, भाई ने बोला है ना सब करा के जाएगा, सब करा के जाएगा, ठीक है, भरोसा रखो। ठीक है, RTP जैन 25 का क्वेश्चन भी इवन पहले वाला ही था इसके बाद मई जैन 25, मतलब मई जैन 25 क्या बोल रहा हूँ, MTP जैन 25 का सीरीज 1, बस अब एक यही क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, MTP जैन 25 का सीरीज 1, इवन जो सीरीज 2 में क्वेश्चन आया बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया, और PYQ में तो मैंने बता ही दिया वही क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम लीड टाइम और मिनिमम लीड टाइम में डिफरेंस था, वही जनवरी 25 के पेपर का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन बचा है, इसको और देख लो, ठीक है ना, ये सेम क्वेश्चन नहीं था इसलिए यहाँ पर डाला है। लास्ट क्वेश्चन, कम ऑन, संभालो खुद को, आप लोग कर सकते हो, ठीक है, आओ जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ यूनिट टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कितने खरीदने 10,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर 40, परचेज प्राइस 80, इंश्योरेंस चार्जेस टू बी पेड फॉर प्रोटेक्टिंग गुड्स ड्यूरिंग द ट्रांजिट इज 20, ठीक है। अगर इंश्योरेंस चार्जेस दे रखे हैं तो इसी को परचेज के साथ जोड़ लेना, आपने वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में पढ़ा है, परचेज के साथ इंश्योरेंस जुड़ती है, आप ही ने पे करी है, मतलब आप ही को पे करनी है वैसे भी, तो 80 और 20 मेरा परचेज प्राइस हो जाएगा 100, बस एक यही अच्छी चीज थी क्योंकि इंश्योरेंस अलग से दिया था इसीलिए वो जुड़ेगा, ठीक है। कैश डिस्काउंट का हमें कोई लेना देना नहीं है, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे लीड टाइम दे दिया, इमरजेंसी वाला भी दे दिया, मतलब डेंजर स्टॉक लेवल भी पूछेगा,
ठीक है। एवरेज और मैक्सिमम है, यहाँ से आप मिनिमम निकाल लोगे कंजम्पशन। सबसे पहले बोला रीऑर्डर लेवल, तो ये देखो बस मेरे को आपको एक चीज दिखानी है, रीऑर्डर मैक्सिमम मिनिमम डेंजर आप सब कर सकते हो खुद से। रीऑर्डर है, पहले ईओक्यू निकलेगा, तो ईओक्यू के लिए देखो 10,000 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट थी, परचेज प्राइस ध्यान रखना कितना लूंगा 100, ठीक है, परचेज प्राइस मेरा 100 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला तो नॉर्मल है, मैक्सिमम लीड टाइम मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम के फॉर्मूले में ROL ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन, उस बेसिस पर बस आप ये क्वेश्चन करते चलोगे। देखो दो नोट बने हुए, एक तो मिनिमम रेट का, क्योंकि मैक्सिमम कंजम्पशन है, एवरेज है, तो मिनिमम कैसे आएगी, और रीऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओक्यू इस बेसिस पे आएगी। वैसे क्योंकि क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टोरेज कॉस्ट तो सीधा अमाउंट में दे रखी थी, तो बेटा परचेज प्राइस की कोई रेलेवेंस भी नहीं थी, फिर भी मैंने ये क्वेश्चन यहाँ रखा ताकि आपको पता हो कि इंश्योरेंस आएगा तो परचेज प्राइस में जुड़ेगा, ठीक है। अब बस यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है मटेरियल। अब आपसे कुछ बातें डिस्कस करूंगा। एक बच्चे ने कमेंट करा यूट्यूब की वीडियो पे कि सर अगर हो सके तो आप हर चैप्टर की सिंगल वीडियो बना लो। बेटा मेरा गला थोड़ा सा खराब है, आप लोगों को वीडियो के दौरान ऐसा लग भी रहा होगा। अगर मेरा गला ठीक हो गया तो मैं कंफर्म आपको कह रहा हूँ, मैं हर चैप्टर की एक ही वीडियो बनाऊंगा कि 2 घंटे कॉन्टिन्यूसली बोल के एक चैप्टर हमारा बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो भी आपके पास वीडियोस आती रहेंगी, और जल्दी ही आपका ये कोर्स पूरा जैसा शेड्यूल मैंने आपको दे रखा है उसी शेड्यूल के हिसाब से चलेगा और पूरा खत्म हो जाएगा। शेड्यूल वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी हो तो इसी वाली प्लेलिस्ट में शेड्यूल की भी वीडियो डली हुई है, एक बार आप देख लेना। अराउंड 25 मार्च तक मैं आपका पूरा कॉस्टिंग स्कैनर से खत्म करा दूंगा अच्छे से, ठीक है जी। एक चीज आपसे और बस, कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। अपने हर दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, सब कुछ फ्री है, सबके लिए है। इस बार मई 25 कॉस्टिंग का अटेम्प्ट फोड़ के आएंगे, ठीक है गाइस। चलो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगला चैप्टर पहले लेबर कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है गाइस। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।